हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। मेंस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम मेंस के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। ये है हमारा ज्योग्राफी का सेशन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नदियाँ क्या होती हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियाँ। अरे रुकिए गाइस, पहले तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो भूल ही गए। चलिए हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो दरार घाटी को परिभाषित कीजिए। वी आकार की घाटी समझानी है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है और गॉर्ज बताने हैं कि क्या होते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करना है और जल क्षिप्रिका को हमें परिभाषित करना है। नदी विसर्ग बताने हैं, जलोढ़ शंकु बताने हैं और टोंस नदी का उद्गम बताना है। ग्रीवा खंड क्या होते हैं ये बताने हैं। जल शंकु बताने हैं। जलोढ़ शंकु क्या होते हैं। गोखुर झील क्या होती हैं। ग्रीवा खंड क्या होते हैं। सनजुआन नदी किस देश से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अमेज़न नदी के बारे में बताना है। मिसिसिपी नदी के बारे में बताना है और कैस्पियन सागर के बारे में हमें बताना है। और हमारे 5 मार्कर कौन कौन से बनते हैं। तो नदियों के अपरदन कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृति का वर्णन करना है कि नदियों ने अपरदन के कारण कौन कौन से स्थलाकृति बनाई हैं वो पढ़ने हैं हमें। निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है और झीलों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नदियां भूतल पर प्रभावित जल धाराएं होती हैं जिनका स्रोत प्रायः कोई हिमनद, झील, झरना या वर्षा का पानी होता है तथा किसी सागर या झीलों में गिरती हैं। तो नदियां क्या होती हैं। तो भूतल पर बहने वाली एक जलधारा नदी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका प्रायः स्रोत झील हो सकती है, हिमनद हो सकती है, झरने हो सकते हैं, बारिश का पानी हो सकता है या फिर किसी सागर या झील में जाकर गिर जाती हैं। स्रोत तो हमें पता चल गया कि नदी से मतलब झील से निकलेंगी, हिमनद से निकलेंगी, बारिश के पानी से निकलेंगी, झरने से निकलेंगी और मिलेंगी कहाँ। तो जाके किसी झील में गिर जाएंगी या फिर एक ही जगह है सागर में जाके गिर जाती हैं। नदी शब्द संस्कृत के नदियाह शब्द से लिया गया है जिसमें संस्कृत में इसे को कहा जाता है सरिता। सरिता भी किसको कहा जाता है। नदी को कहा जाता है, जो कि क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। अब आते हैं, नदियां 2 प्रकार की होती हैं। तो पहली आती हैं सदानीरा और बरसाती। सदानीरा नदियां का स्रोत झील, झरना या हिमनद होते हैं। यह वर्ष भर जल पूर्ण रहता है। जबकि जो बरसाती नदियां होती हैं वो बरसात के पानी पर निर्भर होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न, नील आदि सदानीरा नदियां हैं। तो देखिए 2 प्रकार की नदियां हो गई, सदानीरा नदियां और बरसाती नदियां। तो सदानीरा नदियां क्या होती हैं। यह झीलों से, झरने से या फिर हिमनद से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। लेकिन जो बरसाती नदियां होती हैं वो बरसात के पानी पर निर्भर होती हैं, जैसे कि कावेरी, ब्रह्मपुत्र और ये वगैरह जो नदियां हैं वो। लेकिन जो यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र और अमेज़न और जो नील हैं वो सदानीरा नदियां हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही हैं, हिमनद से निकल रही हैं। ब्रह्मपुत्र एक पहाड़ी से निकलती है और क्या है, एक बरसाती नदी है। ब्रह्मपुत्र, कावेरी एक क्या है, पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और क्या है, एक बरसाती नदी है। नदियों के साथ मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उगाई जाती बल्कि ये सभ्यता को जन्म देती हैं, अपितु इनका लालन पोषण भी करती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों को देवी के रूप में देखता आया है। तो नदियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य का गहरा संबंध है। नदियों से केवल फसलें ही नहीं उगाई जाती बल्कि एक पूरी सभ्यता को जन्म देती हैं नदियां, उनका पालन पोषण करती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों को अपनी देवी के रूप में देखता आया है। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, मतलब अब जो नदियां होती हैं वो बहती हैं तो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती हुई यहाँ वहां से बहती हुई चली जाती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या क्या निर्माण करती हैं। तो प्रमुख स्थलाकृति हैं अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, मतलब अपरदन द्वारा स्थलाकृति बनाती जाती हैं। जैसे वी आकार की घाटी, वी शेप वाली नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा निर्मित गहरी संकीर्ण घाटियां बी आकार की घाटियां कहलाती हैं। इस घाटी का आकार इंग्लिश वर्ड के वी अक्षर के समान होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वी आकार की घाटी कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देखिए वी वजह से बना हुआ है, तो ये क्या है, वी आकार की घाटी है। कैसे बना है, तो अपरदन के कारण इस बहुत सालों से अपरदन कर रही हैं और लंबवत अपरदन के द्वारा यह निर्मित की गई हैं और गहरी संकीर्ण घाटियां होती हैं और वी आकार ले लेती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वी आकार की घाटियां कहा जाता है। अब आती है गॉर्ज या कैनियन।
गॉर्ज एवं कैनियन वी आकार की घाटियों के ही दो रूप होते हैं। गहरी एवं सक्रिय घाटियों को गॉर्ज कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गहरी है और बिल्कुल एकदम सक्रिय है तो इसको क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। और गॉर्ज के बृहत रूप को कैनियन कहा जाता है। यदि ये ऐसा बन जाता है तो क्या होता है, गॉर्ज कहलाता है। जैसे कि ये बहुत सारे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, गॉर्ज कहलाते हैं। जैसे कि सिंधु गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज और ग्रैंड कैनियन गॉर्ज, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो ग्रैंड कैनियन है वो अमेरिका में स्थित है। तो हम गॉर्ज पढ़ लेते हैं और कैनियन पढ़ लेते हैं। तो जो वी आकार की घाटी होती हैं उसी के दो प्रकार होते हैं, गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज सक्रिय और पतली होती हैं और मतलब बहुत गहरी होती हैं तो उनको कहा जाता है गॉर्ज, और जब गॉर्ज के बृहद रूप हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है कैनियन। उदाहरण के लिए जैसे कि सिंधु गॉर्ज, दिहंग गॉर्ज और ग्रैंड कैनियन। अब आती है जल गतिका। जल गतिका क्या होती है, जब नदी की तल से जल भावर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चलकर चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जल गतिका कहा जाता है। देखिए, जब नदियां ऊपर से निकलती हैं, पहाड़ियों से आती हैं तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को काटते हुए उनके टुकड़े साथ में लेकर आती हैं, तीव्र गति में होती हैं। तो तीव्र गति में चलकर चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे से टुकड़े आते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को गर्तों का निर्माण करती हैं, जैसे कि गर्त बना देती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जल गतिका कहा जाता है। मतलब बहुत गति में होती हैं, भावर के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आती हैं तीव्र गति से और चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, गतिका कहा जाता है। अब आती है संरचनात्मक सोपान। जब नदी मोटे और मुलायम चट्टानों की परतें क्रमित रूप से मिलती हैं तो जो कठोर चट्टानें होती हैं उनकी अपेक्षा कोमल चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से होता है। इसमें नदियों की घाटियों से दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होता है, जिन्हें संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। देखिए, अब जब नदी किसी पहाड़ी से निकल रही होती है तो पहाड़ी चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, एक कठोर होती है, एक मुलायम होती है। तो जो कठोर चट्टान होती है वो तो वैसी रह जाती है, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनका अपरदन तीव्र गति से होता है। इसमें जो नदियों की घाटी होती हैं दोनों ओर क्या बन जाती हैं, सोपानकार सीढ़ियों का निर्माण करती हैं और इस संरचना को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक सोपान कहते हैं। अब आती है नेक्स्ट हमारी नदी विसर्प। जब नदियां नवोन्मेष और पुनर्यौवन से कारण प्राचीन घाटी नवीन घाटी में एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है और इस तरह अनेक सोपानों का निर्माण करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, नदी वेदिका कहा जाता है। नदी वेदिका क्या होती है, देखिए ये दिया गया है नदी वेदिका डायग्राम। जब नदी क्या होती है, नवोन्मेष में रहती है, मतलब बिल्कुल नई निकल रही होती है, या फिर पुनर्यौवन पर रहती है, मतलब या फिर पुनर्जीवित वाली कंडीशन में होती है। तो जो नदियां होती हैं उनके कारण जो प्राचीन घाटी होती हैं वो नवीन घाटी में एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग हो जाती है। तो ये नवीन घाटी है और ये पुरानी घाटी, देखो ये पहले यहाँ से थी लेकिन अब यहाँ से हो गई, तो ये क्या सीढ़ी जो बना ली ना इसने, तो जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है या सोपान द्वारा अलग हो जाती है। इस तरह अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है, इन्हें नदी वेदिका कहा जाता है। मतलब वेदिक जैसी बना ली उन्होंने संरचना। तो पहले नदी यहाँ से बह रही थी जब नई थी, अब लेकिन वो बूढ़ी हो गई तो अब कहाँ से बहने लगी, यहाँ से बहने लगी, तो सीढ़ियां बन गई ना, तो उनको क्या कहा जाता है, नदी वेदिका कहा जाता है। जब नदियां नवोन्मेष में होती हैं या फिर पुनर्यौवन के कारण जो प्राचीन घाटी नदी होती हैं वो नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान से अलग हो जाती हैं, यह अनेक सोपानों का निर्माण करती हैं, इन्हीं नदियों को नदी वेदिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलप्रपात एवं क्षिप्रिका। जब किसी स्थान पर नदियों का जल बड़े खड्डों के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात में ऊंचाई अधिक होती है और ढाल गहरा होता है। क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है और ढाल समान होता है। उदाहरण के लिए एंजल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। देखिए हम बताते हैं जलप्रपात या फिर जल क्षिप्रिका क्या होते हैं। तो जलप्रपात क्या होता है, जब नदियां बहुत बड़े गड्ढे में जाकर गिरती हैं और एक बेग के सहारे, बहुत ज्यादा बेग के सहारे नीचे गिरती हैं तो क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। यह बहुत ऊंचाई से गिरते हैं और उनका ढाल क्या होता है, बहुत खड़ा होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। बिल्कुल जलप्रपात करके गिर रहा है जलप्रपात। अब आती है क्षिप्रिका, मतलब छोटा सा छुपा छुपा सा है। इनका जो जलप्रपात होता है
उसकी अपेक्षा यह कम होती है इनकी ऊंचाई, और जो ढाल होता है वो सामान्य होता है, जैसे कि एंजल वाटरफॉल और नियाग्रा जलप्रपात। अब आते हैं हमारा संप्रदाय मैदान। जब नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के अत्यधिक प्रभावी होने के कारण ये घाटियों को गहरी करने के बजाय चौड़ा करने लगती हैं। ये क्या करती हैं, घाटियों को जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो घाटियों का गहरा ना करने की अवस्था क्या करती हैं, चौड़ा करती हैं। नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। तो नदी विसर्प क्या होते हैं, जब नदियां ऊपर से पहाड़ियों से गिरती हुई भावर क्षेत्रों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो वो क्षैतिज अपरदन से अधिक प्रभावी होने के कारण वहां पे गहरी घाटियों का निर्माण करने की बजाय चौड़ा अपरदन करती हैं, और क्या होती हैं, सीधे बहने की अपेक्षा टेढ़ी मेढ़ी मार्ग बनाकर बहती हैं। और नदियां क्या होती हैं, मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं, और इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। अब आते हैं संप्रदाय मैदान क्या होते हैं। जब नदियां अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती हैं तो क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेपण दोनों के मिलने से जो मैदान बनते हैं उनको संप्रदाय मैदान कहा जाता है। संप्रदाय मैदान क्या होते हैं, यह अपरदन से, क्षैतिज अपरदन से और निक्षेप दोनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है संप्रदाय मैदान। चलिए हम नदियों को फिर से देखते हैं और हमारी नदियां करते हैं कंप्लीट। तो नदियां क्या होती हैं, पहले तो भूतल पर बहने वाली एक जलधारा होती है जिनका स्रोत नदी, झील, हिमनद, झरना या बारिश हो सकती है, और इनका अंतिम बिंदु क्या होता है, सागर में मिलती हैं, फिर जाके झील में मिल जाती हैं। नदी शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के नहा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सरिता। अब आती है नदियां दो प्रकार की होती हैं, सदानीरा और वर्षाती। सदानीरा मतलब जिन नदियों का उद्गम झील, झरना या हिमनद से होता है और जल वर्ष भर भरा होता है, उन्हें सदानीरा कहा जाता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न और नील, यह सदानीरा नदियां हैं। अब आती हैं बरसाती नदियां। वे नदियां जो कि बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं उन्हें बरसाती नदियां कहा जाता है, और बरसात में पानी नहीं रहता, जैसे कि कावेरी और जो जिससे दक्षिण भारत वगैरह की नदियां हैं वो बरसाती नदियों के अंतर्गत आती हैं। नदी मुख्यतः मनुष्य के साथ गहरा संबंध रहा है। यह केवल मनुष्य के साथ फसल को उगाने में काम नहीं आती, बल्कि ये पूरी सभ्यता को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण करती है। इसलिए मनुष्य हमेशा इनको देवी के रूप में पूजता आया है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ स्थलाकृतियां भी होती हैं कि कैसे बनाती हैं, तो अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो पहली होती है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी नदियों द्वारा जो लंबवत अपरदन द्वारा निर्मित की जाती है, संकीर्ण होती है, वी आकार की होती है, इसलिए इसको वी आकार की घाटी कहा जाता है। अब आते हैं गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज और कैनियन वी आकार की घाटी के ही दो प्रमुख रूप होते हैं। गहरी और सक्रिय होती है तो उसे गॉर्ज कहा जाता है, और गॉर्ज का बड़ा रूप क्या होता है, कैनियन होता है। सिंधु गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज और कैनियन गॉर्ज इत्यादि गॉर्ज हैं। अब आते हैं संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान क्या होते हैं, जब नदियां कठोर और मुलायम चट्टानों के बीच से बह रही होती है तो मुलायम नदियों का अपरदन जल्दी जल्दी करती जाती है और कठोर चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से नहीं कर पाती। इन नदी घाटियों के दोनों ओर सोपानकार सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है। इस संरचना को संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। अब आता है हमारा जल गर्तिका। जब नदियां अपने भावर के साथ बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े को, पत्थरों के टुकड़ों को तीव्र गति से लाती है और चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे से गर्तों का निर्माण करती है, इन्हें जल गतिका कहा जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा जलप्रपात, ये हम बाद में देखेंगे। अब आती है वेदिका। नदी वेदिका क्या होती है, नदी वेदिका जब नदियों के नवोन्मेष या फिर पुनर्यौवन के समय नदी घाटी के जो प्राचीन घाटी और जो नवीन घाटी है इनके बीच में सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग हो जाते हैं, तो इस सोपान के निर्माण को क्या कहा जाता है, नदी वेदिका कहा जाता है। अब बनाती हैं ये नदी विसर्प, ये बाद में देखेंगे हम। जलप्रपात देखते हैं, जलप्रपात और क्षिप्टिका। जलप्रपात क्या होता है, जब नदियां एक बड़े आकार के गहरे ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे गिरती हैं तो जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। इनकी ऊंचाई अधिक होती है और ढाल कैसा होता है, खड़ा होता है। और जो क्षिप्टिका होती है उनकी ऊंचाई जलप्रपात की अपेक्षा कम होती है और जो ढाल होता है वो सामान्य होता है, जैसे एंजल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। अब आते हैं नदी विसर्प क्या होते हैं। नदी विसर्प जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभाव होने के कारण जो घाटियां होती हैं वो गहरे होने की बजाय चौड़ी होने लगती हैं और नदियां सीधे मार्ग की बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग से गुजरती हैं। इन नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। अब आता है संप्रदाय मैदान। जब नदियां अपनी अंतिम अवस्था में होती हैं तो क्षैतिज अपरदन या निक्षेपण दोनों के मिलने से जो मैदान का निर्माण होता है
क्षैतिज अपर्दन, और निक्षेपण से जो मैदान बनेगा उसको क्या कहा जाता है, संप्रदाय मैदान कहा जाता है। अब आते हैं निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अभी हमने क्या पढ़ा था, अपर्दन द्वारा, ये सब क्या बनी है, अपर्दन के द्वारा बनाई गई हैं। अब आते हैं निक्षेप, मतलब नदियां क्या करेंगी या फिर किसी चीज को तोड़ देंगी, चट्टानों को क्या करती हैं, धीरे धीरे से काटती हुई ले जाती हैं। तो वो बनाती हैं कैसे, उनका अपक्षरण करती हुई, है ना, अपर्दन करती हुई नदियों का जो निर्माण करती हैं वो होती हैं अपर्दन के द्वारा। पहाड़ों का निर्माण कर रही हैं, घाटियां बना रही हैं। अब क्या होती हैं, जो पहाड़ मतलब लेकर आई हैं वो वापस भी करती हैं, तो कुछ बनाएंगी क्या, निक्षेपण कहलाता है। उनकी नदियां होती हैं उनमें बहुत सारे निक्षेप होते हैं, कहीं कहीं छोड़ती जाती हैं, तो उनके कारण भी कुछ स्थलाकृतियां बन जाती हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। जलोढ़ पंख या फिर जलोढ़ शंकु। जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढलान के सहारे नीचे उतरकर समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, जिससे पर्वतीय वेग के आधार के पास अर्धवृत्ताकार रूप में मलबे का निक्षेपण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। पर्वतीय ढलान अधिक होने के कारण जब मलबा अधिक दूर तक ना फैलकर सीमित क्षेत्र में ही इकट्ठा हो जाता है, उन्हें जल शंकु कहा जाता है। देखिए, नदियां ऊपर से बहुत पहाड़ी चट्टानों से, पर्वतों से आ रही थी, बहुत तीव्र वेग में थी, तो वहां पे जलप्रपात, नियाग्र वगैरह मतलब ऐसे बनाते हुए आ रही थी, मतलब शिप्रिका वगैरह बनाती हुई आ रही थी, और बहुत सारी पत्थरों को तोड़ती हुई आ रही थी, पहाड़ों को तोड़ रही थी, जंगलों को तोड़ रही थी। तो अब क्या होगा, बहुत सारी भारी हो गई है। जैसे ही नदियों से आई तो ढलान थी उनके पास, तो उनका वेग ज्यादा था, लेकिन जैसे वो समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तो वहां पे समतल मिलता है सब, और उनका वेग क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। तो वो अपने साथ जितना भी निक्षेपण लेकर आई थी वो क्या करती हैं, वहीं छोड़ देती हैं। तो ढाल में यदि ऊर्ध्वाधर मतलब अर्धवृत्ताकार रूप में मलबे का निक्षेप कर देती हैं, मतलब ऐसा गिरा देती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पंख कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पंख कहा जाता है। और जब यह ढलान, जब मलबा अधिक दूर तक ना फैल पाए, मतलब यदि वो क्या है, अर्धवृत्ताकार के रूप में मलबा इकट्ठा छोड़ दिया है, तो वो क्या कहलाता है, जलोढ़ पंख कहलाता है। और पर्वतीय ढाल के अधिक दूर तक मलबे का निक्षेपण नहीं करती और वो सीमित क्षेत्र तक ही फैला रह जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जलोढ़ शंकु कहा जाता है। मतलब यदि बहुत दूर तक फैल गया और अर्धवृत्ताकार आकृति बन गई तो उन्हें जलोढ़ पंख कहा जाएगा। यदि वो सीमित जगह तक फैली और एक ही जगह इकट्ठा रह गया तो उसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ शंकु कहा जाता है। अब आते हैं बाढ़ के मैदान, क्योंकि हम नदियां तो भैया शहरों में प्रवेश करेंगी तो क्या होंगी, बाढ़ भी लेकर आती हैं कई जगह। जब नदियां बाढ़ आती है तो जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के जल सीमावर्ती क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे उसके साथ मिट्टी, बालू के कण भी इस क्षेत्र में फैल जाते हैं। और बाढ़ के खत्म होने के बाद आसपास के जो संपूर्ण मैदानी क्षेत्र होते हैं, इन निक्षेपण मिट्टियों से समतल और लहरदार प्रतीत होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, बाढ़ की मैदान कहा जाता है। देखिए, एक कोई सीमित क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ आई तो पूरा पानी आया और बहुत सारे कंकड़ पत्थर, मिट्टी और कंकड़ वंकड़, धूल वूल सब लेकर यहाँ पे भरा रहा। तो अब बहुत दिन तक यहाँ पे बाढ़ के कारण बह, जो कण थे यहीं छोड़ दी और यहाँ से लौट गई नदी। तो ये जो लहरदार पर्वत बन जाते हैं या फिर जो आकृति बन जाती है समतल मैदान पर, उसको क्या कहा जाता है, बाढ़ के मैदान कहा जाता है। जब नदी बाढ़ चली जाती है तो जल की बाढ़ के जो जल समीपवर्ती क्षेत्र था उसमें जो जल फैल जाता है तो उसमें बालू के कण, मिट्टी के कण उस क्षेत्र में फैल जाते हैं। बाढ़ के बाद जब खत्म हो जाती है तो आसपास का जो संपूर्ण मैदान होता है वहां पर निक्षेपण मिट्टियों से समतल, लहरदार और अजीब से लहरदार पर मतलब जो समतल मैदान का अनुभव होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, बाढ़ का मैदान कहा जाता है। अब आते हैं प्राकृतिक तटबंध। नदियों के दोनों किनारे पर अपर्दन और मलबे के जमाव से बने बांध को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। देखो, जो नदियां होती हैं वो अपने किनारों पर अवसाद लेकर आती हैं और मलबे भी लेकर आती हैं, तो वहां पर कभी छोड़ के चली जाती हैं और कभी वहां से ले जाती हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है और वहां की नदियां मतलब जो जमीन होती है वो बह जाती है। लेकिन यदि मलबा छोड़ रही हैं तो मतलब एक मलबे का जमाव कर देती हैं और क्या कर देती हैं, बांध का बना देती हैं। वो बांध इतना मजबूत हो जाता है कि वो प्राकृतिक मतलब बहता नहीं है, धीरे धीरे से वहां पे जमाव होता जा रहा है। तो वो पहले लाइन तो इतनी चढ़ गई बन गई, फिर आइन को छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बन के ये क्या होते हैं, बांध बना देती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। नदियों द्वारा दोनों किनारों पर अपर्दन मलबे के जमाव से बने बांध को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अब आती है गोखुर झील।
जब नदियां अपने विसर्ग को त्याग कर छोटे मतलब सीधे प्रभावित होती हैं। मतलब विसर्ग क्या था कि जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो सम क्षेत्र ज्यादा होता है, तो वो यहाँ पे चौड़ा होने की जगह छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी उसमें बहने लगती हैं, उनको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग को त्याग दिया और सीधे प्रभावित होने लगी हैं, तो इस त्यागे हुए अपशिष्ट विसर्ग को ही गोखुर कहा जाता है। मतलब नदी आ रही है और यहाँ से टेढ़ी बह गई, फिर सीधी होके यहाँ आ गई, फिर नदी यहाँ से ऐसे ऐसे बह के आई, तो इसको क्या कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है। इसको गोखुर झील कहा जाता है। अब आते हैं डेल्टा। नदी अपने मुहाने पर मलबे का निक्षेपण करके एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है, इन्हें डेल्टा कहा जाता है। यह नदियों के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है और डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे चंपाकार डेल्टा होता है, पंजाकार डेल्टा होता है, ज्वारनदमुख डेल्टा होता है और परिवृत्त डेल्टा होता है। परिवृत्त होता है डेल्टा, चंपाकार होता है, पंजाकार का होता है और ज्वारनदमुख प्रकार का भी डेल्टा होता है। अब आते हैं विश्व की नदियों की प्रणालियों की सूची कि विश्व में कौन कौन सी नदियां दी गई हैं। अब वो नदियां आएंगी, इससे पहले हम नदियों के निक्षेपण के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनाती हैं। तो जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढलान के सहारे नीचे उतर रही होती हैं और समतल मैदान में प्रवेश करती हैं, तो उनका वेग क्या होता है, अचानक से कम हो जाता है और वो ढलान पर ही अपना सब निक्षेपण छोड़ देती हैं। तो यदि अर्धवृत्ताकार रूप में वो मलबा निक्षेपण कर दिया है तो उन्हें क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। और यदि पर्वतीय ढलान अधिक होने के कारण यह मलबा दूर तक नहीं फैल पाया है और सीमित क्षेत्र तक फैल गया है, तो इनसे क्या बन जाते हैं, जलोढ़ शंकु बन जाते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो नदियां आती हैं, धीरे धीरे से आपको कुछ कुछ निक्षेपण तटों पर छोड़ देती हैं, तो नदियों के किनारे अपर्दन या मलबे के जमा होने से जो बांध बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अब आते हैं बाढ़ के मैदान। जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे निक्षेपण को अपने साथ लेकर आती है और सीमावर्ती क्षेत्र में फैला देती है, और जब वो बाढ़ चली जाती है तो मिट्टी और जो बालू के कण होते हैं वो यहाँ वहाँ फैले रहते हैं और क्या होते हैं, समतल भूमि पर एक लहरदार या फिर समतल भूमि का निर्माण करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, बाढ़ के मैदान कहा जाता है। फिर आते हैं डेल्टा। जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो मालवे के जो निक्षेप होते हैं एक विशेष प्रकार की आकृति ले लेती हैं, क्योंकि वो थक जाती हैं और समतल मैदान ही उनको बहुत जगह से मिल रहा होता है, तो उनका वो क्या होते, थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है, उनका वेग कम हो जाता है, तो निक्षेपण को अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो वहीं बिछा देती हैं और धीरे धीरे से वो एक अलग प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। नदी का अंतिम भाग समतल मैदान होता है। डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चंपाकार का होता है, पंजाकार का होता है, ज्वार नदमुख डेल्टा होता है और डेल्टा परिवृत्त डेल्टा होता है। अब आते हैं गोखुर झील। जब नदी विसर्ग को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रभावित होने लगती है तो जो त्यागा हुआ क्षेत्र होता है उसमें एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है, क्योंकि ये गोखुर के समान दिख रहा होता है। गोखुर कैसा होता है, ऐसे होते हैं ना गोखुर। तो ये जब नदी बहकर आती है तो यहाँ पे पहले टेढ़ी हो गई, तो फिर यहाँ से सीधी बहने लगी, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया, इसे क्या कहा जाए, गोखुर कहा जाता है। अब आते हैं विश्व की नदी प्रणाली की सूची कि विश्व में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली आती है सबसे बड़ी नदी, अमेज़न नदी। अमेज़न नदी प्रणाली, देश कौन कौन से हैं, तो ये रहा है अमेज़न नदी का डायग्राम। तो पहले आती है ये पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील में सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। अमेज़न के जो जंगल हैं, वन है, वो कहाँ पाया जाता है, अमेज़न नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। इसके देश कौन कौन से हैं, पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील। उद्गम कहाँ से होता है, तो रियो मॉन्टेरो से होता है, रियो मॉन्टेरो से होता है, यहाँ से बहती हुई आती है ये, रियो मॉन्टेरो से होता है, रियो मॉन्टेरो। अमेज़न से हम क्या मंगाएंगे, रिया के लिए मॉन्टेरो मटर मंगाएंगे, सिंपल सा। रिया के लिए क्या मंगाएंगे, मटर मंगाएंगे, तो मटेरो। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मारनान है, जापरा है, कैकवेटा और रियो नेग्रो इसकी प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक आती है गिवेनिया, पुतुमारो, ओकायारी, पुरुष, मदिरा, तापजो और जुंगू, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका निर्वाह स्थल कौन कौन सा है, तो जहां पर ये जाकर गिर जाती हैं तो उसको कहा जाता है अटलांटिक महासागर। देखिए 3 क्वेश्चंस में आएगा अमेज़न नदी, यदि तो सिंपल से हमें कहा क्या लिखना है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
बहुत बड़ा जल तंत्र पाया जाता है, इसका जो प्रवाह है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा जल प्रवाह तंत्र किसका पाया जाता है, अमेजन नदी का पाया जाता है। अमेजन नदी एक बहुत बड़े वन का निर्माण करती है जिन्हें अमेजन वन क्षेत्र कहा जाता है। 3 देशों से प्रमुख होकर बहती है जिसमें आते हैं पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील। कहाँ से निकलती है, तो रियो मंटेरो से निकलती है। सहायक नदी है इसकी मारनान, जापरा, रियो नेग्रो, गिविना, पुतुमारो, अकायारी, पुरुष, मदिरा। देखो मदिरा याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है। मदिरा, तापजो और झुंगू इसकी प्रमुख नदी हैं और यह प्रभावित होती हुई कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अब आती है हमारी आमुर नदी प्रणाली। यह रूस और चीन देश में प्रभावित होती है। इसका मुख्य स्रोत है खान का झील। खान का झील से खनखनाती हुई आमूर निकलती है और इसकी सहायक नदी है शाकला, जेया, बेरू बुरेया, सीलका, जेया, बेरुआ, अमगुन, एरगुन, हुमा, शोधुआ और उस्सूरी। इसकी प्रमुख नदियां हैं। निर्वाह तंत्र इसका क्या है, निर्वाहन करती हैं ये अर्खोयास्क जो जल है वहां पर अर्खोयास जल में जाकर ये गिर जाती है। तो निकलती कहाँ से है, खन का झील से निकलती है और अर्खोयास सागर में गिर जाती है, रूस और चीन से बहती हुई। इसकी प्रमुख नदी है सीलका, जेया, बेरू बुरेया, अमगुम, एरगुन, हुमा, शोधुआ और उस्सूरी। अब आती है प्रमुख भारत की नदी, भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका मुख्य स्रोत या उद्गम स्रोत है भागीरथ ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती हुई चीन, मंगोलिया, रूस, मंगोलिया में कहाँ जाती है, इसका प्रवाह तंत्र हो सकता है, चीन में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत से बहती हुई कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। वहां पर क्या मिलती है, इसके गंगा मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिवांग, लोहित, धनसिरी, कोलोंग नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, बेकी नदी, रेमक नदी, जलधाका नदी, तिस्ता नदी, सुबनसिरी और गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका निर्वाह तंत्र क्या है, तो यह जाके अंडमान सागर में गिर जाती है। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह मानसरोवर के चेमा उंगडुंग नामक क्षेत्र से निकलती है। चीन से बहती हुई दिहांग जर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। असम से बहती हुई यह कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। वहां यह गंगा नदी से मिलती है बांग्लादेश में और कहाँ गिर जाती है, अंडमान निकोबार में गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदियां हैं दिवांग, देहान, लोहित, धनसिरी, कोलार, कामेंग, मानस, वेकी, रेंडक, जलधारक, तिस्ता और सुबनसिरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आती है चांगजिहांग या फिर यानसिंगी नदी। यह देश चीन में बहती है और इसकी प्रमुख जो उद्गम स्थल है वो है जरी हिल्स। यह यांगल नदी, मिन, तुआओ, हॉन, वी नदी, युवान नदी, जी नदी, जियांग नदी, गण नदी, हुआंगपू नदी, तिस्ता और सुबनसिरी इसकी नहीं है ना। ये नदियां मिलती हैं और यह पूर्वी चीन सागर में जाके गिर जाती है। तो यांगसिंग नदी जो है, यांगसी नदी कहाँ पे बहती है, चीन में बहती है, जरी हिल से निकलती है और इसकी प्रमुख, और कहाँ पे गिर जाती है, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदी है यांगलांग नदी, मिन नदी, तुओ नदी, होंग नदी, वी नदी, वांग नदी, जिंग नदी, जियांग नदी, गण नदी और हुआंगपू नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारा डैन्यूब नदी प्रणाली। डैन्यूब नदी, यह देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया, मालदोवा, यूक्रेन में बहती है और यह काला बन पर्वत से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। तो इसका नाम क्या है, डैन्यूब। डे हमेशा न्यू रहता है, कब होता है डे, देखो डे न्यू,
नया डे कब आता है? जब बिल्कुल एकदम काली रात आती है, फिर रात निकलता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? काले सागर में, मतलब काली रात में फिर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? ऑस्ट्रिया में बहती है, स्लो स्लो बहती है, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मालदोवा और यूक्रेन में बहती है। यह ऐसी नदी है जो कि यूरोप के बहुत से देशों की राजधानियों से बहने वाली नदी है, जिसका नाम है क्या? डैन्यूब नदी। चलिए अब नेक्स्ट है हमारी नीपर नदी प्रणाली। यह रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहती है। नीपर नदी, नई पर, इस पर नहीं जाएंगे भैया हम। यूक्रेन, रूस और बेलारूस, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन और रूस के बीच जो संधि हुई थी 2014 में, वो कहाँ पे हुई थी? बेलारूस में हुई थी। तो तीनों देश कहाँ पे? आसपास में ही बैठे हैं और युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन में। तो हम जाएंगे कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो नई पर नदी कहाँ पे पाई जाती है? रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहती है। यह निकलती कहाँ है? तो बलदाई हिल से निकलती है। भैया बहुत सारा बलिदान दे रहे हैं यूक्रेन वाले, तो बलदाई नदी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है सोज नदी, दे देसना नदी, तुजूह नदी, सुपिया नदी, सुला नदी, पेशेल नदी और वल्सकेलू नदी। हे भगवान, कितनी टफ टफ नदियां होती हैं हमारे भारत की, कितनी सिंपल सीधी सादी सी नदियां होती, जल्दी याद हो जाती हैं। तो नीपर नदी, भारत की नदियां आएंगी तब मजा आएगा पढ़ने में। तो ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं और जाके कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। अभी हमने क्या पढ़ा था? जो डैन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही थी और कहाँ पे गिर रही थी? काला सागर में गिरती है। और जो नीपर नदी है वो भी कहाँ क्या करती है? रूस से निकलती है, यूक्रेन जाती है, बेलारूस जाती है और फिर कहाँ जाके गिर जाती है? ब्लैक फॉरेस्ट में जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बलदाई घाटियों से, बलदाई हिल से निकलती है। अब आती है हमारे हुआंग हो नदी। हुआंग हो, ये कहाँ पे बहती है भैया? इसको येलो नदी भी कहा जाता है। होंग हो नदी को हॉर्न बजाते हैं तो हमारी गाड़ी का कैसा लाइट जलती है? येलो जलती है, तो येलो नदी भी कहा जाता है। और होंग हो नदी प्रणाली है, कहाँ पे बहती है? चीन में बहती है और कुनलुन पर्वत से बहती है। और जैसे हम हॉर्न बजाते हैं तो सब लोग क्या होते थे? कुन 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 होती अलग अलग हो जाते हैं। तो कुनलुन पर्वत से निकलती है। सहायक नदी है इसकी फेन नदी, ताओ नदी और वेई नदी। ताओ वेई नदी, फेन नदी इसकी सहायक नदी है। और निर्वाण है इसका बोगोई, बोहेई, बोहेई खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो देखो हुआंग हो नदी, मतलब हम हॉर्न बजाएंगे तो पीली नदी, येलो नदी इसको कहा जाता है, चीन में बहती है। और कहाँ से निकलती? क्यूनलुन पहाड़ियों से निकलती हुई यह ताओ नदी और वे नदी की सहायक नदियां हैं इसकी, और जाके वो ही नदी में खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इरावती नदी प्रणाली। ये कहाँ पे है? म्यांमार में बहती है। इरावती नदी म्यांमार में बहती है। इसका उद्गम होता है माली नदी से। कहाँ से निकलती है? माली नदी से निकलती है इरावती नदी। इसकी प्रमुख नदियां हैं चिंडविन नदी, म्यू नदी और माइटिंस नदी। और इसका निर्माण कहाँ पे जाके? अंडमान निकोबार में गिर जाती है। तो कहाँ पे इरावती नदी पाई जाती है? इरावती डॉल्फिन यहाँ की फेमस है ना। तो इरावती नदी म्यांमार में बहती है, माली पहाड़ियों से नदी से निकलती हुई अंडमान निकोबार सागर में जाकर गिर जाती है। अब आती है हमारी सिंधु नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? चीन के मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलती हुई भारत पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम है माउंट कैलाश या फिर मानसरोवर से निकलती है। सानको खाव हिमनद से निकलती हैं। इसकी प्रमुख नदियां हैं जास्कर, सुर नदी, सोआन नदी, झेलम नदी, चेलम, रावी, ब्यास, सतलज जो कि पंचनद बनाती हैं, घाघरा नदी और हकरा नदी। और बस उसका प्रवाह तंत्र मतलब कहाँ पे बहती है? तो अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी चीन के माउंट कैलाश के स्वानुखाब हिमनद से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है। भारत से फिर कहाँ जाती है? पंजाब जाती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, काबुल, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, घग्गर, यह सब इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब है हमारी मिसिसिपी नदी, जो कि क्या यहाँ बहती है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में बहती है मिसिसिपी नदी, जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, मिसिसिपी और मिजोरी। इसका उद्गम होता है इतास्का झील से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख नदियां हैं आरकानसा, इलिनॉय, मिजोरी और ओहियो नदी और लाल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और जाके कहाँ पे गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और यह सबसे वो पंजा का आकार का क्या बनाती है?
पंजे का आकार का निर्माण करती हैं, ऐसी नदियां बहती हैं देखो पूरे पंजे का आकार का निर्माण कर रही हैं। इसको सबसे प्रमुख नदी इसकी कौन सी है? मिजोरी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो कनाडा के इतास्का झील से निकलती है और संयुक्त राज्य अमेरिका से बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है? मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अकांसा, इलिनास, मिजोरी, ओहियो और लाल नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब आती है मेकोंग नदी प्रणाली। मेकोंग नदी यह चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। मतलब जो दक्षिण पूर्व की जितने भी देश हैं मोस्टली देशों के साथ ये बहती हैं। तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। इसका प्रमुख मतलब निकलने वाला स्रोत कहाँ से है? तो लासा गोनागमा स्रोता से निकलती है। यह नदी नाम खान नदी, था नदी, नाम ओ नदी, मुन नदी, टोनल शेप नदी, कॉक नदी और रुक नदी इसकी सहायक नदियां हैं और यह दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाती है। मेकोंग नदी में से क्वेश्चंस बनते हैं वनडे एग्जाम में कि कौन कौन से देश इसके किनारे बसे हुए हैं। तो याद कर लेते हैं चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इसकी प्रमुख नदियां हैं और मतलब प्रमुख देश हैं जहाँ से बहती है। और इसका प्रमुख स्रोत है क्या? लासा गोनागमा स्रोता और जाकर दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ये पाई जाती है कनाडा में और ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से निकलती है कनाडा में। और लेडर्स नदी, किल नदी, आर्कटिक, लाल नदी, छील नदी और ग्रेट वेरियर नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं और यह कहाँ गिरती हैं? ब्यूफोस्ट सागर में जाकर गिर जाती है। ब्यूफोस्ट सागर में जाकर गिर जाती है। कनाडा की प्रमुख नदी है और जाकर कनाडा में ही बहती है और ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। नेक्स्ट है हमारी मुरे नदी। मुरे नदी प्रणाली देश है ऑस्ट्रेलिया में यह बहती है। इसका मुख्य स्रोत है ऑस्ट्रेलिया के अल्पास। इसकी सहायक नदी है मिटा मिटा नदी, क्यूवा नदी, ओवेंस नदी, गाल्वर नदी, कैम्पस्पे नदी, लोडॉन नदी, स्वेपी नदी और मुरे विंगे नदी एवं डार्लिंग नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और यह दक्षिण महासागर में जाकर गिर जाती है। तो मुरे नदी प्रणाली कहाँ से निकलती है? पहले ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, ऑस्ट्रेलिया के अल्पास से निकलती है और दक्षिण महासागर में जाकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदी है डार्लिंग, ओवेंस, क्यूबा, मिटेमिटा, कंपास्पे और स्वेपी इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब आती है मेडिना नदी। यह बोलिविया और ब्राजील देश में बहती है। इसका प्रमुख स्रोत है ममोरे नदी। ममोरे नदी से निकलती है कौन सी? मेडिना। जो उसे डर जाएगा ममोरे नदी से डर जाएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है मेडेडी, डियोस नदी, मोमेरे नदी, जी पराना नदी, डोस, मारमेलोस नदी, मैनीकोरे नदी, मतौरा नदी और मोरोपाऊ नदी, ओरिपुआना नदी प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं और इसका निर्वाह क्षेत्र कौन सा है? अमेजन नदी में जाकर मिल जाती है। मेडिना नदी क्या है? तो बोलिविया ब्राजील में बहती है। ममोरे नदी की से इसका उद्गम होता है और जाके अमेजन सागर में जाके या फिर अमेजन नदी में जाकर गिर जाती है। अब आती है प्रमुख नील नदी। कहाँ पे पाई जाती है? तो यह पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की और यह मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, इथोपिया, युगांडा, कांगो, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी और एरिट्रिया देश में बहती है। एक किन देश में बहती है? तो मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, इथोपिया, युगांडा, कांगो, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी और इरिट्रिया देश में बहती है। इसका प्रमुख स्रोत है ब्लू नाइल और वाइट नाइल इसका प्रमुख स्रोत है। इसका जो मिलती है किस में जाकर समाप्त हो जाती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ से? ब्लू नाइल और वाइट नाइल से निकलती है। वहां से निकलती हुई इरिट्रिया, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, केन्या, कांगो, युगांडा, इथोपिया, दक्षिण सूडान और सूडान में बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइजर नदी। यह गिनी, माली, नाइजर और बेनिन और नाइजीरिया में बहती है। तो यह जो पश्चिमी अफ्रीका है वहां पर बहती है और गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया में बहती हुई
यह गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। यह निकलती कहाँ से है, तो गिनी हाईलैंड से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है नाइजर नदी। इसकी प्रमुख नदी हैं सोकोटाओ नदी, कूंदना नदी, बेनू नदी और वानी नदी। सोकोटो नदी, कूंदना नदी, बेनू नदी, बानी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नाइजर की निकलती है गिनी हाईलैंड से और गिनी, माली, नाइजर बेसिन और नाइजीरिया में बहती हुई गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अब आते हैं हमारे ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी यह कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है। इसका पर्वतीय स्थान है परीमा पर्वत से यह निकलती है। ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती है ओरिनोको नदी। नेक्स्ट है हमारी पराना नदी। पराना नदी यह अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील में बहती है। परीमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है पराना नदी। फिर आती है पराग्वे जल प्रणाली। पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना और बोलिविया में बहने वाली नदी है पराग्वे। यह निकलती है मोटोगस्सो से निकलती है। इसकी प्रमुख नदी हैं रियो नेग्रो नदी, मिराडा नदी, कीवा नदी, आपा नदी, तेविकुरी नदी, जूरी नदी, पलकुमाया नदी और बरमेजो नदी। और इसका निर्वाह कहाँ से होता है, पराना नदी में जाकर ये मिल जाती है। पराना नदी कहाँ थी, पराग्वे और ब्राजील में बह रही थी और परीमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और पराना नदी में गिरती है कौन सी, पराग्वे नदी, जो कि पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया में बहती है और माटोगस्सा से निकलती है। फिर आती है साओ फ्रांसिस्को नदी प्रणाली। कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को नदी। यह ब्राजील में बहती है और इसका प्रमुख स्रोत है केनास पर्वत है और कहाँ पे गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है साओ फ्रांसिस्को नदी। फिर आती है टिग्रिस नदी। यह इराक, तुर्की और सीरिया में बहती है और इसका मुख्य स्रोत है तुर्की से यह निकलती है। और जो टिग्रिस नदी है, रोम जो है वो टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, टाइग्रिस कहा जाता है इसको। और इराक, तुर्की और सीरिया में बहती है और इसका जो प्रमुख स्थान है या फिर जहाँ पर यह समाप्त हो जाती है वो है सत अल अरब में जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तुर्की से निकलती है, सत अल अरब में गिरती है, इराक, तुर्की और सीरिया से बहती हुई। फिर आती है अरल नदी प्रणाली। यह रूस और कजाकिस्तान में बहती है। उरल नदी और उरल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। अरल सागर झील कहाँ पे, मतलब अरल सागर क्या करती है, कजाकिस्तान और रूस में बहती है, अरल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी बोल्गा नदी। बोल्गा नदी रूस में स्थित है और वल्दाई हिल से निकलती है। कामा, ओक्का इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और कैस्पियन सागर में बोल्गा नदी और जो कौन सी नदी थी यार, अरल नदी बह जाती, मतलब गिर जाती है। अरल, बोल्गा झील भी आपने पढ़ी होगी जिसको सर्बिया का मोती कहा जाता है, बोल्गा को, है ना। तो बोल्गा नदी कहाँ पर स्थित है, वो दूसरी थी, है ना सर, ये क्या है, बोल्गा नदी कौन सी है, रूस में बहती है, वल्दाई पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। अब आती है जेम्बेजी नदी। यह कांगो, मलावी, जाम्बिया, अंगोरा, मोजाम्बिक का गणतंत्र से निकलती हुई यह हिंद महासागर में गिर जाती है और इसकी जो उद्गम जो है वो है मविलुंगा नदी, कहाँ मतलब से निकलती है, कौन सी, ज़ैम्बेजी नदी। कहाँ पे है, अफ्रीका में पाई जाती है। कांगो, मलावी, जाम्बिया, अंगोरा, मोजाम्बिक गणतंत्र में बहती हुई हिंद महासागर में यह गिर जाती है। अब आते हैं इसकी प्रमुख कौन सी, जायरे नदी। यह कांगो लोकतंत्र गणराज्य में बहती है और गैबोन में बहती है। गेबोन और कांगो में बहने वाली नदी है कौन सी, अपनी जायरे नदी। यह मेवुरु झील से निकलती है और इसकी सहायक नदी है इकासी, क्वाकासी, फिमी नदी, क्वांगो नदी, शंकारू नदी, संग नदी, कूंदी नदी, उबागी नदी, मोऊ नदी, ओले नदी,
शुपापा नदी और लुमामी नदी, इतनी भयानक नदियां हैं और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी है ये? अपनी जैर नदी, जैर या फिर कांगो नदी भी इसको कहा जाता है। ये वो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी कहाँ से निकलती है? मेवेरू झील से निकलती, कांगो और गेबोन में बहती है। अब आते हैं ज़ैम्बेज़ी नदी, हमने पढ़ ली। कांगो, मलावी, जाम्बिया, अंगोला, मोजाम्बिक में बहती है और हिंद महासागर में गिरती है। अब आती है हमारी झीलें क्या होती हैं। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है। मतलब क्या होगी? झील कैसे बनेगी? तो जो चारों तरफ से कैसी होगी? स्थल खंडों से घिरी होगी। झील की दूसरी विशेषता यह है कि यह स्थायित्व होती है। क्या होती है? स्थायित्व होते हैं। सामान्य रूप से झील भूतल के एक विशेष विस्तृत खंड होते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। विस्तृत क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। देखो, झील वह भाग होती है जो कि चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है। दूसरा, इसका स्थायित्व होता है। सामान्य रूप से यह बृहद गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इनमें प्रायः क्या होता है? जल स्थिर होता है। झीलों का पानी कैसा होता है? जल स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका कैसी होती है? इनका जल होता है खारापन होता है। लेकिन अनेक झीलें हैं जो कि मीठे पानी की होती हैं। झीलें भूतल कि किसी भी भाग पर स्थित हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिलती हैं, स्थलों पर और सागर तल से नीचे भी यह पाई जाती हैं। तो अब क्या होती है? देखो, पहले या तो झीलें क्या होती हैं? एक ऐसा स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से कैसे घिरा होता है? स्थल खंडों से घिरा होता है, उन्हें झील कहा जाता है। इसका खुद एक स्थायित्व होता है। समान रूप से जो झीलें होती हैं वो बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है और यह प्रायः स्थिर होते हैं। इसका पानी स्थिर होने के कारण खारा होता है। लेकिन कुछ मीठे पानी की झीलें भी होती हैं। यह भूतल पर किसी भी भाग पर हो सकती हैं, पहाड़ों पर, मैदानों में पाई जाती हैं, पठारों में पाई जाती हैं और समुद्र तल के नीचे भी झीलें पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि झीलें उन्हें कहा जाता है जिनका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नदी के चौड़े और विस्तृत भाग के लिए और उन समुद्री तटीय एवं जल राशियों के लिए भी किया जाता है जिनका समुद्र से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। देखो, जो झीलें होती हैं वो कैसी होती हैं? समुद्र से किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं होती, मतलब कोई संबंध नहीं होता समुद्र से। लेकिन नदियों के चौड़े होने से, बृहद भाग में फैले होने से और जो समुद्री तट होते हैं उनमें भी जल राशि इकट्ठे होने, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से संबंध रहता है। इनका विस्तार में भिन्नता पाई जाती है। मतलब ये इनकी जो विस्तार है वो उनमें भिन्नता पाई जाती है। छोटे छोटे तालाब होते हैं, सर से लेकर मीठे पानी भी वाली होती हैं, जैसे कुछ बड़े भी होते हैं जैसे सुपीरियर झील होते हैं, लवणीय झील भी होते हैं जैसे कैस्पियन सागर वगैरह हो गई। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। छोटे हो सकते हैं तो सर सरोवर आ गए, तालाब आ गए, छोटे छोटे से बड़े होते हैं मतलब सुपीरियर जैसी झीलें, और बहुत सारी खारे पानी की होती हैं तो कैस्पियन जैसे सागर। अधिकांशतः झीलें सागरों की सतह से ऊपर पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि मृत सागर जो कि डेड सी है, जो समुद्र की सतह से नीचे स्थित है, अपवाद है। मैदानी भागों में सामान्यतः झीलें नदी के समीप पाई जाती हैं जिनकी ढलान कम होती है। तो सामान्यतः यदि मैदानों के पास है तो नदियों के आसपास पाई जाएंगी जिनकी ढलान क्या होती है? कम होती है, और हमेशा ये पर्वतों के पास ही पाई जाती हैं। लेकिन एक नदी है, एक झील है जिसको कहा जाता है मृत सागर, जिसको डेड सी भी कहा जाता है। ये क्या है? जो समुद्र तल है उससे नीचे स्थित है। अब आती है मीठे पानी की, है ना। झीलें मीठे पानी वाली तथा खारे पानी वाली दोनों हो सकती है, मतलब मीठे पानी की भी हो सकती है, खारे पानी की हो सकती है। झीलों में पाया जाने वाला जो जल होता है मुख्यतः हम वर्षा से और हिम के पिघलने से बना होता है या झरनों या नदियों से प्राप्त होता है। तो जो झीलों का पानी होता है वर्षा से इकट्ठा होता है तो खारी हो जाती है, हिमनद से मिलता है तो मीठी मीठी होती हैं, झरनों से और नदियों से प्राप्त होता है। फिनलैंड में तो इतनी सारी या फिर इतनी अधिक झीलें हैं कि इसलिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। मतलब झीलें कई प्रकार की होती हैं। अब आती है झीलों की उत्पत्ति। झीलों की उत्पत्ति कैसे होते हैं? ज्वालामुखी के कारण भी हो सकती है कि ज्वालामुखी के से उद्गार बना, जो उनका क्रेटर रहता है उससे बन सकती हैं। निरावरण के कारण भी बन सकती हैं। विवर्तन हलचल, जो प्लेट की टेक्टोनिक वगैरह होती है ना, उनके कारण जो हलचल होती है उनसे भी बन सकती हैं। हिमानियों के द्वारा भी हिम पिघल रहे हैं तो जो जगह पर खाली रहेगी वहाँ पे भर जाएगी तो हिमानियों के कारण ही बन सकते हैं। अवसाद के द्वारा ही बन सकते हैं कि नदियों ने बहुत सारे अवसाद इकट्ठा कर दिए लेकिन कुछ पानी इकट्ठा हो गया तो वैसे ही बन सकती हैं। अवरोध के निक्षेपण के कारण बन सकते हैं कि जो निक्षेप थे वो भी अब दूर बनकर पत्थर पहाड़ आ गए तो उनसे झीलों के निर्माण हो जाते हैं। निरावरण के आधार पर और अवसाद के आधार पर भी ये बन जाते हैं। तो हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला आता है ज्वालामुखी
ज्वालामुखी के कारण झीलों का निर्माण। तो ज्वालामुखी के कारण जो प्रशुद्ध ज्वालामुखी होते हैं, उन पर्वतों के जो क्रेटर होते हैं उनमें जल भर जाने से जो झील का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वतों के कारण बनने वाली झील है। तो जो प्रसूत मतलब जिनमें बहुत सालों से, कई वर्षों से उसमें उद्गार नहीं हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इनके ज्वालामुखी के जो पर्वत होते हैं उनका जो ज्वार मुख होता है, वो क्रेटर कहा जाता है, इसमें जब जल भर जाता है तो ये झीलों का रूप ले लेते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कारण बनने वाली झील। अब आती हैं विवर्तनिकी की हलचल के कारण बनने वाली। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण कभी कभी अंतःकृत गतों का निर्माण हो जाता है, जो जल से भर जाने पर अंतःकृत झीलों को जन्म देती हैं। इन्हें क्या कहा? जैसे कि कैस्पियन सागर, मतलब जब जमीन में हलचल होती है जिससे कि कुछ जो जमीन का भाग होता है वो नीचे ढक जाता है और कुछ ऊपर उठ जाता है, तो इन जो अंतःकृत ग्रत होते हैं इनके निर्माण से जो झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःकृत झील का जन्म होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो विवर्तनिकी की हलचलों से बनी झील कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैस्पियन सागर झील। अब आती है हिमानी के कारण बनी हुई झीलें, मतलब हिमानी से जो बर्फ पिघल रही उनसे बनेंगी। ऐसी झीलों की उत्पत्ति मुख्य कारण यह होता है कि जब हिमानी अपने पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तब उनमें पाया जाने वाला जो हिमोड़ होता है वो रोधक का कार्य करने लगते हैं और जिससे पिघला हुआ जल ऊबड़ खाबड़ स्थल में एकत्रित होकर झील का आकार ले लेता है। हमारे देश में ऐसी कई प्रकार की झीलें हिमालय में पाई जाती हैं। तो जब क्या होता है, जब हिम रहता है वो पिघलने लगता है तो ऐसी अवस्था आती है वो हिम के यहाँ वहाँ जाके भरने लगता है। तो जहाँ पर भी जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है तो जो समतल भूमि से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भर जाता है और क्या होते हैं? झीलों का निर्माण कर लेता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिमनदी के कारण बनने वाली झीलें कहा जाता है, जो कि हिमाचल में बहुत पाई जाती हैं, हिमालय में। अब आती हैं अवरोधक के निक्षेपण के कारण बनने वाली झीलें। कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन हो जाने से शैल का विशाल खंड नदी के मार्ग में खड़ा हो जाता है या गिर जाता है, जिससे उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और रुका हुआ जल झील का रूप ले लेता है। कभी कभी नदियां बह रही हैं और पर्वतों का इतना पर्दन हुआ कि पूरा पर्वत ही जाके उसके बीच में जाके गिर गया और नदियों का मार्ग रुक जाता है, तो जिससे जो उसके प्रवाह अवरोध में जो रुकावट आई है, इससे जो जल इकट्ठा हो गया उसको क्या कहा जाता है? अवरोध से के निक्षेपण के कारण बनने वाली झील। अब आती है निरावरण के कारण। चूना पत्थरों के प्रदेशों में चूना पत्थर के घुलने से भूमि धंस जाती है और उसमें ग्रत बन जाते हैं और कालांतर में यह ग्रत जल में भर जाते हैं और झील का निर्माण करते हैं। निरावरण मतलब ऐसी कुछ चट्टानें होती हैं जो कि कैसी होती हैं? घुलनशील होती हैं। तो पानी के गिरने से, बार बार बारिश होने से जो उनका वो होता है पत्थर, वो घुलता घुलता क्या बन जाता है? जमीन में घुस जाता है ना, धंस जाता है वो जमीन, तो गर्त बन जाता है और गर्त में कुछ साल के बाद पानी भर जाता है और ये झील का निर्माण करता है। उसको क्या कहा जाता है? निरावरण के कारण बनने वाली झील कहा जाता है। अब आते हैं अवसाद के कारण बनने वाली झील। प्रायः देखा जाता है कि मैदानी भागों में नदियों में क्षण का निर्माण हो जाता है और नदियों का विसर्प मोड़ का प्रधान कारण होता है। जो अवसाद होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि ये नदी बह रही है, यहाँ से इसने अपना मार्ग बदला और जाके यहाँ से आ गई और यहाँ से जाके फिर कुछ दिनों बाद ये झील का निर्माण हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? जो मैदानी भाग होते हैं तो नदी अपने रास्ते को छोड़कर एक क्षण का निर्माण करती है और जाके फिर सीधी बहने लगती है। इससे जो मोड़, विसर्प मोड़ होते हैं, इससे जो झील बनती है उसको क्या कहा जाता है? अवसाद के कारण बनने वाली झील। ये थी झीलों के बनने के कारण। हम इनको फिर से देख लेते हैं। झील कैसी कैसी बनती है? ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी प्रसिद्ध ज्वालामुखी हो गया तो पर्वतों के उसमें जो ज्वार मुख होता है उसमें जल भर जाता है और झील का निर्माण करता है। फिर आते प्लेट, टेक्टोनिक प्लेटें, जिसमें हलचल, जो जमीन के अंदर की जो हलचलें होती हैं उनमें कभी कोई गर्त पड़ जाते हैं और जल भर जाने के कारण जो झील का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिकी की हलचल के कारण बनने वाली झीलें कहा जाता है। हिमानी, जब पिघलने लगता है और जो ऊपर का जमीन होती है उसमें जाके उसका पानी भर जाता है, उसी का कहा जाता है हिमानी के कारण झीलों का निर्माण हो गया। फिर आता है अवरोधक के निक्षेपण की। कभी कभी पर्वत पूरा नदी के मार्ग में
रुक जाता है और अवरोधक के रूप में कार्य करता है और झील के रूप में भर जाता है। अब आता है निरावरण के कारण। कभी कभी जो चूना पत्थर वगैरह होते हैं उन वो पानी में घुल घुल के बह जाते हैं और वो जगह कैसी हो जाती है, नीचे धंस जाती है। पानी गिरने से वहाँ पानी भर जाता है और झील का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है निरावरण के कारण। अब आते हैं अवसाद के कारण। कभी कभी नदियां जो रहती हैं वो अपने रास्ते को छोड़कर एक छड़ का निर्माण करती हैं और फिर विसर्प मोड़ का प्रधान इसका कारण होता है अवसाद का, और झीलों का निर्माण होता है। अब आती है झीलों का जीवन काल। अधिकांशतः झीलें अस्थायी अस्तित्व की होती हैं, मतलब इनका जो अस्तित्व होता है वह अस्थायी होता है। मनुष्य अपने जीवन काल में इनकी उत्पत्ति, विकास और अंत की अवस्था देख लेता है। मतलब अपने जीवन काल में हम उसके उत्पत्ति, विकास और अंत अवस्था देख सकते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में जो झीलें अवरोधन के कारण बन जाती हैं उन्हें अवरोधन हट जाने पर शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। मतलब यदि अवरोध के कारण जो झीलें बनी है, जैसे कि नदी बह रही थी और अवरोध आ गया और झील का निर्माण हो गया, अब जब अवरोध हट जाएगा तो वो क्या होगी, झील लुप्त हो जाएगी। नम देशों में झीलों के तट पर अवसाद एकत्र हो जाने से छिछली हो जाती हैं। तो बहुत जो नम क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत सारा अवसाद, मतलब बहुत सारा गाद जमता जाएगा और नदियाँ कैसी हो जाती हैं, जो झीलें होती हैं वो छिछली हो जाती हैं। यदि इनमें किसी नदी का उद्गम होता है तो वे शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं, और यदि इससे किसी नदी का और निर्माण हो गया तो वो पूरा जल बह जाएगा और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। तिब्बत की टिगोशिकारू संसार की सबसे ऊंची झील है, जो कि तिब्बत के पठार पर 18,284 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके विपरीत मृत सागर है, वह सबसे नीचे झील है, जो कि 1300 फीट नीचे है समुद्री तल से। तो देखो अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जैसे तिब्बत की कौन सी है, टिशो शिकारू झील है, जो कि तिब्बत में पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और मृत सागर है, वह समुद्र तल से सबसे नीचे पाई जाने वाली झील है। अब आती हैं कुछ झीलें अधिक गहरी होती हैं, जैसे कि साइबेरिया की बैकाल झील सबसे गहरी है और 1.6 किलोमीटर से अधिक गहरी है। इसके विपरीत कुल झीलें जो होती हैं वो अत्यंत उथली होती हैं और गर्म मौसम आने पर यह सूख जाती हैं, और यह मौसमी झीलें कहा जाता है इनको। क्षेत्रफल में झीलें बड़ी बड़ी कई तरह की होती हैं। हिमानीकृत झीलें, जो कि टर्न झील, कुछ वर्ग किलोमीटर तक भी विस्तृत होती है, जबकि जो लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विस्तृत झीलें होती हैं उनमें कैस्पियन सागर एक विस्तृत झील है, जिसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील, जो कि सबसे बड़ी है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर इसमें फैली होती हैं। कई छोटी छोटी भी होती हैं, हिमानी झील भी होती हैं, जिनको टर्न झील इसका एग्जाम्पल है। चलिए हम देख लेते हैं क्या होती हैं। अधिकांश झीलें क्या होती हैं, अस्थायी रूप से विद्यमान होती हैं। मानव काल में इसकी उत्पत्ति देख सकते हैं, विकास देख सकते हैं और अंतावस्था देख सकते हैं। जब पर्वतों में जो अवरोधन के कारण बनी वाली झीलें होती हैं, जब उनका अवरोध हट जाता है तो वो लुप्त हो जाती हैं। और यदि जो कई मैदानी झील होती हैं इनमें अवसाद इकट्ठा हो जाता है और वो छिछली हो जाती हैं। और यदि इन नदी झीलों से किसी नदी का उद्गम और हो जाए तो पूरा जल बह जाता है और यह समाप्त हो जाती हैं। कुछ ऊंचाई पर स्थित होती हैं, जैसे तिब्बत की है टिस्सो-सिकोरू संसार की सबसे ऊंची झील है, और जो मृत सागर है वह संसार की सबसे नीचे झील है। कुछ झीलें गहरी होती हैं और कुछ उथली होती हैं। तो गहरी में साइबेरिया का जो बैकाल झील है वह सबसे गहरी नदी है, जो कि 1.6 किलोमीटर से अधिक गहरी है। और कुछ छिछली होती हैं जो गर्मी के मौसम आने पर सूख जाती हैं, और इनको मौसमी झील भी कहा जाता है। हिमानी के द्वारा बनी वाली झीलें भी होती हैं, जो कि जैसे कि टर्न झील होती हैं, जो कि कुछ वर्ग किलोमीटर तक फैली होती हैं, जबकि जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली वाली झीलें होती हैं उनमें से आता है सबसे कैस्पियन सागर एक बृहद झील है, जो कि 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब आती है महाद्वीपों के अंदर भागों में स्थित बृहद झीलें। कैस्पियन सागर, अरब सागर, मृत सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की बृहद झीलें, अफ्रीका की विक्टोरिया और साइबेरिया की झील हैं। वही कई आकार से झीलें सागर के रूप में पाई जाती हैं। मतलब कुछ सागर के रूप में भी इतनी बड़ी बड़ी झीलें हैं कि सागर के रूप में उनने इतना बड़ा विस्तार घेर लिया है कि उनको सागर के नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीप के अंतरी भागों में स्थित बृहद झीलें, मतलब कहाँ पर है, महाद्वीप के अंदर हैं, और बहुत बड़ी बड़ी आकार की झीलें हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर, अरब सागर, मृत सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाने वाली जो बृहद झीलें हैं, अफ्रीका की विक्टोरिया और जो बैकाल झील हैं वो आकार में बहुत बड़ी हैं, और इनको आकार में सागर के समान होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, सागर कहा जाने लगा है। अब आती है हमारी कुछ प्रमुख झीलें, जैसे कि आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील के किनारे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमाएं मिलती हैं। इसका क्षेत्रफल 1,23,000
43,244 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमें बिल्कुल क्षेत्रफल नहीं आएगा, लेकिन क्या आ सकता है, तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी है और खारे पानी की झील है। कौन कौन से देश लगते हैं, तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के बीच लगते हैं। तुर्क देगा, अजरबैजान, ईरान, हैरान है। तो कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान इसकी सीमाएं साझा करती हैं कैस्पियन सागर की। अब आता है हमारा नेक्स्ट विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो नील नदी यहाँ से निकलती है। और ये विक्टोरिया नदी वैसी झील है जहाँ से कौन सी नदी, जो विषुवत रेखा पर स्थित एक मात्र झील है, कौन सी, विक्टोरिया झील। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 26,828 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर नदी। यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाई जाने वाली एक महान झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 21,700 वर्ग किलोमीटर। सुपीरियर झील उत्तर अमेरिका की 5 महान नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सुपीरियर नदी है। फिर आती है मिशिगन नदी। यह दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और कहाँ पे पाई जाती है, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी टंगानिका झील। यह झील 6वीं सबसे बड़ी झील है, जिसके अलावा इसका क्षेत्रफल भी 12,700 वर्ग किलोमीटर है। अब आती है हमारी बैकाल झील। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में पाई जाती है और इसको साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है, बैकाल झील को। फिर आती है सप्तऋषि झील। यह 6 ऋषियों में से एक है। सप्तऋषि झील यह कनाडा में पाई जाती है और सप्तऋषि झील नवंबर से लेकर जुलाई तक बर्फ से ढकी होती है और इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके साथ हमारी झीलें होती हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।